बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के जो हमारे 3 अहम बड़े सवाल हैं वो कुछ यूँ हैं। पहला जो सवाल हम एक्सपर्ट्स के सामने रखने जा रहे हैं, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले बिलावल के आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से शिकवे। बिलावल भुट्टो अपने और मरियम नवाज के लिए किस किस्म की आसान सियासत चाहते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल है वो ये होगा कि हुकूमत ने इलेक्शन में ताख़ीर का इम्कान जाहिर कर दिया। इलेक्शन में ताख़ीर से हुकूमत को क्या फ़ायदा हो सकता है। और नाज़रीन, आज जो हमारा हिस्सा होगा जिसमें हम आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक। बड़ी तफसीली ये रिपोर्ट है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो, जिन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया अपने बड़ों से नाराज़, और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मरियम नवाज़ और उनके लिए कुछ सियासत जो है वो आसान कर दी जाए। वो किस तरह से कह रहे हैं, एक मोन्टाज आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद हम तफसील में जाएंगे। आप इलेक्शंस भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल, और फिर जो भी हुकूमत इधर होगा वही धांधली, वही धरना, वही सियासत चलता रहेगा। या खुदा ना खास्ता किसी वजह से PTI का कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाए तो फिर भी वही सिलसिला में हम लगे रहेंगे। मेरा एक स्टेटमेंट था जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया, ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के जो नौजवान हैं, 65% ऑफ पॉपुलेशन, हम सब ये जानते हैं कि हमारा ये रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। ना सिर्फ मेरा जमात से मगर तमाम सियासी जमातों से, कि हम अपना रवैया और अपना सियासत करने के तरीक़ाकार ऐसे रखें जिससे वो जो हमारा 65% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका उम्मीद बरकरार रहे। नाज़रीन, हुकूमत की मुद्दत में सिर्फ एक दिन बाकी है। 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर कौमी असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले मौजूदा सियासत पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बड़ों से शिकवा करते नजर आते हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में अहम खिताब किया, जो हमने आपको सुनवाया भी सही। इत्तेहादी हुकूमत की बाज़ नाकामियों को उन्होंने एतराफ़ किया और कहा कि 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। उन्होंने सियासी मुफाहमत की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो उन्होंने मशवरा दिया कि वो ऐसे फैसले करें जिनसे मेरी और मरियम नवाज की सियासत आसान हो। मगर ऐसा लगता है कि अगले 30 साल भी ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले 30 साल में चलता रहा है, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और बिलावल भुट्टो के खिताब पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल देखने में आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ, जिन्होंने कई सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने बिलावल से ये पूछा है कि किस ऑपोजिशन ने आपको काम नहीं करने दिया, आप कौन सी रिवायती सियासत ख़त्म करेंगे, वही जिसकी बदौलत आप पैदाइशी चेयरमैन बन गए। अल्लाह पाकिस्तान को इस मौरिसी सियासत से निजात दिलाए जिसके अलम बरदार बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज हैं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल एक्सपर्ट्स के सामने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा, अब वो मौजूदा तर्ज सियासत को बदलने का मशवरा दे रहे थे, वो मुफाहमत की सियासत और डायलॉग पर भी जोर दे रहे थे। आपके ख्याल में क्या वजह है कि आखिरी दिनों में जाते जाते जो हुकूमत का मुद्दत ख़त्म हो रही है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ की तर्ज सियासत को बदलने का मशवरा दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? मेरा ख्याल है मैं पहले एक फ़िक्रे का जवाब दे के फिर माजी की तरफ जाऊँगा। जी जी। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, ये घर बैठे वज़ीर आज़म बने हुए थे और बड़ी दुनिया ने पॉलिश की हुई थी कि बस भुट्टो, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, इनको पता लग गया कि कहानी ख़त्म है। तो अब गिले शिकवे और कहानियाँ सारी देखें। जब ये हुकूमत आई ना नई 5 साल पहले और पीपल्स पार्टी का 11वां साल शुरू हुआ, मैंने इस प्रोग्राम में भी ये बात कही, कई दफ़ा कही कि शायद इस दफ़ा पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजह से वो चेंज कर ले स्टांस, जो उसने लोगों को सिर्फ पैसा बनाने के और बाकी सिर्फ मीडिया की चक्करबाजी में रखा हुआ है और ये
अंदरूनी सिंध में भी और शहरी सिंध में भी बेमिसाल तरक्की कराएंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे कि इनका मुकाबला इस वक्त ये हो रहा है कि जी नून तो आउट हो गई है और पीटीआई उभर रही है। और उस वक्त पीटीआई को बेपनाह रिजल्ट कराची से लेके दिया गया था, रिजल्ट तो नहीं था उनका, तो सोए हुए उम्मीदवार थे जिनको उठा के कहा गया कि तंबू लगा लो, बात जीत गए हो तुम। तो मतलब उस वक्त ये तवक्को मेरी थी कि बिलावल भुट्टो रिवायती सियासत से हट के अपने वालिद साहब को भी समझाएंगे, अपनी पार्टी के अंदर जोश और जज्बे के साथ काम करेंगे। लेकिन वक्त ने यह बताया कि ये माशाल्लाह उनसे 2 हाथ आगे हैं अपने वालिद साहब से हर काम में, उसी तरह वही रिवायती सियासत, उसी तरह का धंधा काम, सब वही दोस्त यार इनके, ग्रुप एक आ गया दूसरा चला गया, जो बड़ों ने कह दिया इसको अपना स्पोक्समैन कर लो, इसको स्पोक्स पर्सन कर लो, वही होता रहा और ये कुछ ना बोले। अब ये जो बोले हैं कि जी रिवायती सियासत और मरियम को तो रगड़ दिया ना साथ खाम में, भाई वो कोई एमएनए तो नहीं बनी, आप वजीर खारजा हैं 15 महीने से, हुकूमत के नंबर 2 जिम्मेदार हैं, गो के बचत आप लेते रहे कि जी उनको ये नहीं करना था, फलाना नहीं करना था, लेकिन कोई एक फैसला बताएं जहां आपने वॉकआउट किया हो, कैबिनेट में लिखवाया और डिसेंटिंग नोट के नहीं जी ये गलत फैसला हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। आप देखें लेटेस्ट आखिरी शोबदाबाजी के मरदमशुमारी पे कहती रही पीपल्स पार्टी कि दोबारा होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, और जनाब वजीर आला सिंध साहब ने जाके उसको इत्तफाक राय से दस्तखत कर दिए। ये जितना ग्रुप फोटो आया है आप देखें, बहरूपियों के रंग देखें कि सारे के सारे फोटो बना के, चाहे वो बादाब्ता काउंसिल के मेंबर थे कि नहीं, स्पेशल इनवाइटी थे, सब ने जाके अंगूठा लगाया और बाहर आके हमें नहीं बताया, फिगर बदल दिए। मतलब ये आपके और हमारे लिए राजनीति का इनका जो धंधा है सियासत का, ये उसके लिए हमें दिखा रहे हैं। चूंकि हम गुफ्तगू इस वक्त बिलावल की कर रहे हैं, शहबाज शरीफ और इसहाक डार पे हम बेशुमार ये बात कर चुके हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ है इनके दौरे हुकूमत में, चाहे वो रियासत बचाते हुए सियासत डबोने के चक्कर में चले गए। लेकिन ये जो बिलावल ने जिक्र किया इसलिए इनकी किट लग रही है कि जनाब ये कौन सा तरीकाकार है, ये वही तरीका वारदात है जो MQM को दोबारा अपोजिशन लीडर बना के किया गया। यानी MQM भाती रही आंसू, कराची की आबादी चली गई, फलानी चली गई, वो फैसल भाई भी रोते रहे, और जी हमने तो 70 लाख बाजियाब करा लिया। भाई 3 करोड़ सब कह रहे थे, आप 2 करोड़ 5 लाख पे मान गए, और आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया, आप बैठे वहां जाके। लिहाजा ये वो सियासत है जो हमारी रिवायती है। इसमें जैसे हम उस वक्त बात कर रहे थे ना पीपल्स पार्टी की, सॉरी बात बस आखिर में मैं कट करता हूं, यही तवक्को थी कि इमरान खान जब आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आ गए हैं, बहुत बड़ी कुव्वत लोगों की उनके साथ थी कि वो पंजाब में और बाकी जगहों पे चेंज दिखाएंगे। ना तो वो अंदरूनी सिंध गए और पंजाब का पहले से बेड़ा गर्क किया, KP के जो पहले 5 साल इन्होंने इस्लाहात पुलिस की कह के बेचा था उससे भी भाग गए, बुरी से बुरी सियासत की, बुरे से बुरे वज़राए आला लगाए और पाकिस्तान के माशी इशारे बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारी सियासत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रिगेड साहब, ये बात तो दुरुस्त है। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए थे मैदान में तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी, खासतौर पर मुझे आज भी याद है वो जिस तरह से अपनी इंतखाबी कैंपेन में बात करते थे कि हम अपने सिस्टम को बदलेंगे, और यही वो वजह थी जिसमें बड़े लोग उनके साथ चल भी पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आमिर साहब वाली बात, हमने रिवायती तर्ज सियासत देखा उनका भी। तो अब क्या बिलावल जो चाह रहे हैं कि हमारे लिए इस तरह के फैसले करने चाहिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को कि हमारे लिए सियासत को आसान हो, तो क्या ये खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकते? रिवायती सियासत से बाहर निकलकर नौजवान सियासतदान हैं, इनके पास तो आइडियाज़, काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होना चाहिए। देखें दुआ, बात यह है कि इट्स अ पार्ट ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसमें ये घिरे हुए हैं सारी फैमिलीज। आप जाहिर है कि जब बड़े बैठे हुए हैं तो दे डोंट फाइंड एनीथिंग, इंडिपेंडेंट कर नहीं सकते हैं, उनकी मर्जी से फैसले करने पड़ते हैं, उनकी मर्जी के लोगों को नवाजना पड़ता है। और जबकि आप खुद कह रहे 60-65% यूथ है, उनको अपने एक्जुबरेंट यंग लोगों को लेकर नहीं आ सकते हैं, आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत का चेंज करने का बेस्ट मकसद ये हो सकता है कि इसको डायनेस्टिक पॉलिसी से निकाल दें। वाई मरियम एंड बिलावल भुट्टो, वाई मरियम एंड कोई उनकी क्वालिफिकेशन, खास तौर पर मरियम की मुझे बताइए। जस्ट शी द डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। और इसी तरह आप देख लें उसके बाद सब एक फैमिली वो है, एक पाकिस्तान में भुट्टो फैमिली है, और इसके अलावा और कोई फैमिली नहीं जो आगे आ सके। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इससे निकलें जो अच्छे। आई डू अंडरस्टैंड कि बिलावल भुट्टो he want to do something extra, he's a young person, speaks well, has been going around, लेकिन वो डिलीवर इसलिए नहीं कर सके, उनके ऊपर जो साया है वो अभी भी जरदारी साहब के हसन आसिफ अली जरदारी का है। इसी तरीके से वहाँ पर जो सारा देखें, इवन वट एवर शहबाज शरीफ इज डूइंग, ही इज टोटली कंट्रोल्ड, रिमोटली कंट्रोल्ड बाय नवाज शरीफ। सो जब आप इस तरह की सियासत होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जब तक अपना तर्ज सियासत, तर्ज जमहूरियत बदलनी पड़ेगा, नहीं होगा। ये मुल्क में लूट मार, नेपोटिज्म, ये खत्म करने के लिए
4 चीजें करनी पड़ेंगी। हैव बेस्ट ऑफ गवर्नेंस, हुसोएवर रिस्पांसिबल, जिसको आवाम लाते हैं। नंबर 2, आप मेरिट पे जाएं, लोगों को मेरिट पे लगाएं। नंबर 3, जीरो करप्शन। और नंबर 4, अगर करप्शन है तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये पाकिस्तान की सियासत की रेसिपी है। अगर हम इसको अमल करेंगे तो आई कैन एश्योर जो भी आएगा वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्शन की जो आपकी रिफॉर्म्स होती हैं वो बेहतर करने की जरूरत है। किसको लेकर आना है, क्या पैसा चलना चाहिए, बाकिरदार अच्छे लोग कैसे आएंगे, उनके लिए कौन सा रास्ता बनाएंगे, ये चीजें हमें प्लान ये करने की जरूरत है। दिस इज द टाइम इलेक्शन रिफॉर्म ये करें, नहीं कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आप बैठ जाएं और अपनी मर्जी की रिफॉर्म्स करें और फिर उसके बाद वो इलेक्शन करें। आई थिंक दैट इज द रेसिपी फॉर पाकिस्तान। जी फैसल साहब। पीपल्स पार्टी को है ना मजलूम बनने पे ना एक मलका हासिल है। हमेशा ज़िंदगी भर ये मजलूम बनने की इन्होंने जो सियासत की, यही अपना इस वक्त बिलावल साहब कर रहे हैं। 6-7 साल से तो खुद भी पार्टी के चेयरमैन ही है ना, तो कर लेते। किसने इनको मना किया था, कौन इनको रोक रहा था? अरे चले इन सब बातों को छोड़ दें, तो बहुत बड़ा कैनविस हो गया ना कि सिस्टम वाली बात आ गई और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आ गई, और इसको तो आप माइनस कर दें। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है अंदरूनी सिंध में, इसमें कौन सी इस्टेब्लिशमेंट और कौन सा सिस्टम जो है रुकावट है? प्राइमरी स्कूल का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, इसमें कौन सी इस्टेब्लिशमेंट और कौन सा सिस्टम इनकी राह में जो है वो रुकावट है? अस्पतालों में दवाएं मौजूद नहीं है, इसमें कौन सा सिस्टम और कौन सी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रुकावट है? हर चीज़ पे जो है सूबे ने कब्जा कर लिया, हर इख्तियार को सूबे ने कब्जा कर लिया। लाड़काना में किसी प्राइमरी स्कूल टीचर का ट्रांसफ़र भी हो तो उसकी जो है वो वज़ीर-ए-आला उससे मंजूरी ली जाती है। इसमें कौन सा इस्टेब्लिशमेंट और कौन सा सिस्टम जो है मुदाखलत कर रहा था? जो काम आपके हिस्से के करने के थे कम से कम वो काम तो कर लेते। अच्छा, ये आखिरी दिन जिस दिन हुकूमत जा रही है, उन आखिरी लम्हात में इनको ख्याल आया इस बात का कि भाई बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ, और अब्बा को और नवाज शरीफ साहब को सियासत तब्दील करनी है। भाई नवाज शरीफ साहब को करनी है, नवाज शरीफ साहब जाने ना, पहले आप अपने अब्बू की सियासत तो तब्दील करवा लो, पहले आप अपनी सियासत तो अपने घर की सियासत तो तब्दील करवा लो, जिसको पूरा सिंध को जिसका आपने गुलाम बना के रखा हुआ है, कौन आपकी राह में इसमें जो है रुकावट बना हुआ है? ये सब ऐसी इस वक्त इलेक्शन करीब है, मजलूम बनने की हथकंडे, इनके बयान को संजीदगी से लेना, इस पे डिस्कस करना, इनकी बिलावल साहब की जो सोच है ना उसको तकवीत देने वाली बात है, बाकी इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ ड्रामा। सही, आप कहते हैं इंतखाबात ज़ाहिर करीब हैं तो ये ड्रामा है सिर्फ इनका। हाफिज़ ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको क्या लगता है ये महज जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें पॉइंट तो है कि अवामी खिदमत करने में कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, कौन सा सिस्टम, कौन सी रिवायती सियासत आड़े आ जाती है, जो आप जिस अवाम से वोट लेते हैं उसकी खिदमत नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से देखते हैं बिलावल भुट्टो किस किस्म की सियासत चाह रहे हैं कि जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ऐसे फैसले करें जो उनके लिए ईजी हो आगे, बिलावल साहब के लिए और मरियम साहिबा के लिए? जी चलें इलियास साहब, यही सवाल आपसे, टेक्निकल इशू आ गया उनके साथ। देखिए इस वक्त जो है वो अपने आप को जितना मजलूम साबित करेंगे जो भी पार्टी का लीडर, तो बिलावल भी वही अपना वही कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उन्होंने आवाम के दरमियान तो जाना है, तो वो ये बताएंगे जी हमें उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया, हमें काम नहीं करने दिया गया। तो इस वजह से अगर वो अपनी अंदाजे से काम करते, अपने मुताबिक काम करते तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। हालांकि सबके सामने है कि वो उनको कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, वो जिस तरह मर्जी काम करते रहे, उनके पास तमाम अख्तियारात थे। अगर करना चाहते तो वो जैसे बाहर जिस तरह वो पाकिस्तान में बहुत कम आते थे, बाहर दौरों पर रहते थे, उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक बाहर ही टूर किए सारी। तो ये सूरत हाल है। अब ज़ाहिर इलेक्शन है, हर पार्टी ने अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करना है, हर अवाम में जाना है। अगर अवाम में जाएंगे तो अवाम ने ज़ाहिर है वोट उनको कैसे मिलेगा, तो वोट बैंक को अपने मुतहरक करने के लिए, उनके पास जाने के लिए अगर यही काम किया होता तो उनको कोई मसला ही नहीं था। तो यही काम किया होता। अब ज़ाहिर है देखें अब सारे शुरू हो गए, अपनी तशहीर भी कर रहे हैं, अपने सारे मसले भी लेके चल रहे हैं साथ साथ। तो वो ये एक बड़ा मुख्तलिफ है। लोग समझते हैं अब सारी सूरत हाल कि इनने क्या किया था और किस तरह किया था। तो ज़ाहिर है इस वक्त करने की लोगों को समझ है, जिन लोगों ने वोटर्स हैं वो समझते हैं कि इन्होंने क्या किया था, और अब ये वोट लेने के लिए दोबारा जाएंगे। अब ज़ाहिर है इन्होंने ज़ाहिर करना कि जी मुझे और मरीम नवाज साहिबा को करने नहीं दिया गया जिस तरह काम करना चाहिए। तो अपने वालिदैन से करते तो पहले अपने वालिद साहब से पहले कर लेते, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिलते रहे, मुलाकातें होती रही, राब्ते इनके पास हर वक्त थे। तो अगर आप उस वक्त एहतजाज करते तो वो ज़्यादा मुनासिब था। इस वक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इस वक्त तो सबको पता है कि जी अब इलेक्शन आ गए, तो अब ज़ाहिर इलेक्शन में ताख़ीर होगी, तो उसने ये चाह रहे हैं कि हमें एक ग्राउंड मिले जैसे जिसमें जाएं। ज़ाहिर है अभी कुछ दिन बाद देखिएगा सब एक दूसरे के इख्तलाफात हो जाएंगे सबके, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये इत्तेहाद जो थे जो चल रहे थे वो सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ थे। अब ज़ाहिर है अब सबके अंदर इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे और चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक अपना बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब इलेक्शन का सीज़न आने वाला है तो उसमें ये सारे इस टाइम मुतहरक हो जाएंगे। सिंध में से ज़ाहिर है पंजाब में से पहले इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि पंजाब में किसी तरह के अपने पाँव गाड़ सकें, अब वो सूरत हाल उनको नज़र नहीं आई। इसी तरह बलूचिस्तान में कर लेंगे लेकिन केपी में भी नहीं कर सकेंगे। तो जाहिर है सूरत हाल यही है कि ये इस वक्त चाह रहे हैं कि कोई नया अपना थीम लेके आएँ, उसको करें साथ में। तो नून लीग वाले तो साथ ज़ाहिर है देखें अभी इनके इख्तलाफात प्राइम मिनिस्टर से कैसे निकलते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमें हमेशा पीछे रखा जैसे किया, लेकिन ये सूरत हाल लोगों को काबिल कबूल नहीं लग रही क्योंकि लोग समझते हैं सारे क्योंकि इनके पास इक़्तिदार था, इनको किसी ने रोका नहीं, ना अपोजिशन ने कोई रोका, सीधा काम करते रहे। जिस तरह भी काम करने के गए इनके पास, इनके साथ तो कोई ऐसा रुकावट नहीं थी। जहाँ बाहर टूर किए हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में भी आ जाएं बिलावल साहब, तो बिलावल साहब को ये सोच समझ के बातें करनी चाहिए कि जी पहले अगर ये इस तरह की सूरत हाल थी तो उसी वक्त एहतजाज करते, क्यों नहीं सबने इनकी बात सुननी थी। ये पार्टी के जो दूसरे इत्तेहादी थे वो भी इनकी बात मानते। इस वक्त तो कहना नामुनासिब है। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल, वैसे क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जब मर्दमशुमारी का मामला जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए महज एक ड्रामा होता है, तो बड़ी शद्दोमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि इंतखाबात आगे नहीं जाने चाहिए। तो आपको लगता है कि अब ये क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, हम पहले बात कर रहे थे कि ये इत्तेहाद ज़ाहिर इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा सकता, लेकिन अब आपके पास क्या खबरें हैं, क्या कोई सीट एडजस्टमेंट इंतखाबी इत्तेहाद में बदल सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिलेशन? देखिए सीट एडजस्टमेंट पे इनकी काफ़ी दिनों से दुबई में बातचीत हो रही है। उसके नतीजे में PMLN और जो पीपल्स पार्टी की कमेटी बनी है वो जिसको कहा गया कि जी वो निगरान वज़ीर आज़म डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे एक कमेटी के मेंबर ने PMLN के ने बताया था कि भाई जहां जरदारी साहब, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ होंगे वहां हम सब किस खेत की मूली हैं। हम तो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून अपना ओरिजिनल सियासी मुकाबला करें जहां जहां पे है, जहां तीसरा फ्रीक जीतता हुआ चाहे वो PTI का हो या आज़ाद उम्मीदवार हो वहाँ हम सीट एडजस्ट करेंगे। ये हमारी गुफ्तगू का महवर है, हम इस पे बात कर रहे हैं। हमारे दरमियान में अभी तक कोई इख्तलाफ नहीं है। अब आगे जाके क्योंकि देखें ना अपने हाथ पैर, बहरहाल मैं बार बार कई दिन से ये कह रहा था जब से मुझे मर्दमशुमारी वाली बात क्लियर हुई कि ये अपने हाथ पैर कटवा के जाएंगे और फिर क्या होगा जब एक दफ़ा डिले होगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बड़ी क्लियर सी बात है कि वो नई हल्का बंदियों में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि इस तरह की हल्का बंदी जिसमें आइन के अंदर तरमीम अब नहीं हो सकती, ना कौमी ना सूबाई, आप किसी सीट को बदल नहीं सकते क्योंकि वो आइन के साथ बदलती है। ये हल्का बंदियां वो होनी है कि जी एक तहसील से दूसरी में, एक जिले से दूसरे में कुछ वोटर तक शिफ्ट हो जाएंगे, ना उनकी वो नंबरिंग बदलनी है ना कमोबेश होना है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ये जाते हुए एक मैं समझता हूँ बदनीयती का मुजाहरा है जो इन्होंने अब आके अप्रूव किया है। ये 3 महीने पहले करते, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन को काम करना है। और जो मैंने इब्तदाई मालूमात ली है 25 फरवरी को इतवार है और 3 मार्च को इतवार है जुलाई में, तो इलेक्शन वहां पे जाके अगर होना है तो वो डेटें बन रही हैं। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, बुनियादी सवाल, बिलावल भुट्टो का खिताब आपके सामने है, वो सियासत का अंदाज बदलने का मशवरा दे रहे हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को। तो हाफिज ताहिर साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्यों वो शिकवा कर रहे हैं? वो खुद से भी तो अब अपने लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं, जो कि हमारा पैनल भी बात कर रहा है कि जिस तरह की रिवायती सियासत हम देख रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान सियासतदान हैं, वो तो अपने लिए खुद रास्ता बना सकते हैं। तो वैसे वो किस किस्म की आसान सियासत चाहते हैं अपने लिए और मरियम साहिबा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अगर बिलावल साहब ये बात करते ना जिस वक्त वो आए थे तो बड़ी अप्रिशिएट होती, सब कहते जी बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत आला। अब वो जाने से 2 दिन पहले उस वक्त कर रहे हैं जब एक पार्टी का जो सरबराह है वो अटक जेल में पड़ा है, तो लाजमी बात है बिलावल ने अपने बाप को भी उसी अटक जेल में देखा हुआ है,
और बाकी सारी चीजों को देखा हुआ है, और उसे ये नजर आ रहा है कि ये तो पहिया घूम रहा है। कुरान करीम में वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कल खान साहब कहते थे तुम्हारे एसी निकाल दूंगा, टीवी निकाल दूंगा, और आज मैं आपको तारीख का वो दिन बता दूं जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को अडियाला जेल में ले जाया गया था और मरियम को, तो मियां साहब तो उस कमरे में चारपाई नहीं थी, उस कमरे में भी एक ये पड़ा था मैट्रेस और उसके ऊपर गंदी सी चादर थी। आज खान साहब कह रहे हैं मेरे साथ ये है, तो बिलावल को ये सब चीजें आज जो नजर आ रही हैं, वो अगर आते ही जब इक्तदार में आए थे तो आते ही ये कहते कि नहीं भाई हमने ये इंतकाम और ये सियासत नहीं करनी है, हमने आज वो कह रहे हैं जी इदारों, भाई ये आपको अभी याद आया है 16 महीने बाद जब आप पूरी दुनिया घूम कर आए हैं बिलावल साहब, आपको अभी याद आया आपकी हुकूमत नाकाम हो गई, आप नाकाम हो गए, आप भाई ये चीजें आप करते, लोग आपको अप्रिशिएट करते, लोग आपको शाबाश देते, लोग आपसे ये तवक्को करते थे कि आप बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, आप जमहूरियत, आपके दौर में तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जिनको जमहूरियत में जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। ये जो बिल एक एक दिन में 56 पास हुए हैं, क्या ये जमहूरियत में ऐसा होता है? क्या जमहूरी ये अंदाज होता है? और भी बाकी चीजें देख लें। तो लिहाजा अब बिलावल साहब का ये गिला शिकवा करना या बिलावल साहब का बनता नहीं है साहब से या मियां नवाज शरीफ साहब से ये कहना, ये किसी को भी कोई भी इस पे लोग हमसे ही हैं कि भाई किसको कह रहे हो? आपको अल्लाह ने मौका दिया था, आप कहते बस भाई खान साहब आपने इंतकाम लिया था, आपने हमारे साथ ये सलूक किया था, हम नहीं करेंगे, आपने लोगों के पंखे एसी उतरवाए थे, हम आपके साथ नहीं करेंगे। अब आपकी कौन बात सुनेगा और मानेगा? दूसरी बात ये है कि अगर वाकई ही आप कहते हैं मिसाक जमहूरियत, तो वो मिसाक जमहूरियत उस दिन उड़ गया था जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कुछ लोग कोट काले पहन के गए थे। वो मिसाक जमहूरियत उड़ गया था जिस वक्त जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी, तो उनके साथ अगले दिन मुलाकात से इनकार हो गया। तो कौन सी जमहूरियत, कौन सा मिसाक? जाने दो यार, ये कौम भूख से मर रही है, इनके पास आने को नहीं है, यहाँ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आप मजे करते रहे, जहाज पे पूरी दुनिया घूमते रहे, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसपे आप गए नहीं हो। आपने क्या दिया है लोगों को? आप बताएं ना। शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ बेचारा एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाता तो रहा ना, कुछ करता रहा। आपकी कारकर्दगी क्या है बिलावल साहब? आप जरा बता दें कि आपको जो पैसे लेके दिए IMF से, दोस्त मुल्कों से, चीन से, वो आर्मी चीफ ने लेके दिए, और बाकी कौन सी आपने कोई कश्मीर के मसले पे आपने क्या कोई बहुत बड़ी, इस बार 5 अगस्त को जिस तरह हुकूमत भूल ही रही कश्मीर को, ये हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए जो बिलावल साहब का काम था 16 माह में उन्होंने अपना ठीक है हाफिज साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ज़ाहिर है अब इन्हीं कारकर्दगी बतानी चाहिए कि इन्होंने अब इस हुकूमत के टेन्योर में जितना इनका हिस्सा मिला है उसमें इन्होंने क्या क्या किया, और ख़ास तौर पर कारकर्दगी भी इस तनाजुर में कि इन्होंने आम आदमी के लिए, आवाम के लिए क्या किया, और कितनी आवाज़ें असम्बली में बैठ कर, पार्लियामेंट में बैठ कर आम आदमी के लिए उठाई। बहरहाल जी राय क्या, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, हुकूमत ने इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा जाहिर कर दिया है, इलेक्शन मुलतवी होने से इत्तेहादी जमातों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कौमी असम्बली की मुद्दत में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। 85 रुकनी वफाकी काबीना ने अपनी पैकिंग मुकम्मल कर ली है, मगर निगरान प्राइम मिनिस्टर का मामला अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। इत्तलात ये भी हैं कि इत्तेहादी जमातों ने प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल कर लिया, मगर किसी भी तनाज़े से बचने के लिए नाम को फ़िलहाल खुफिया रखा गया है। हतमी मुशावरत के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात होनी थी, मगर मुलाकात को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख का नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है। उधर इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से बादल मज़ीद गहरे हो गए हैं। वफाकी वज़रा ने भी इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन 1-2 माह की ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर दाखिला ने 2024 को इलेक्शन का साल करार देते हुए कहा है कि इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते तक हो सकते हैं, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी 2024 तक मुलतवी किए जा सकते हैं। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब तो ये पब्लिकली वज़रा ने भी बात कर दी, मुख्तलिफ तारीख़ें, मुख्तलिफ
मंथ बता दिए, वज़ीर दिफा ने भी, वज़ीर दाखिला ने भी, वज़ीर कानून ने भी। तो आपके ख्याल में ये इंतखाबात ज़ाहिर है अब तो मुअख्खर लग रहा है कि होंगे, तो किसको फ़ायदा हो सकता है इत्तेहादी जमातों में? और ये निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, ये क्यों मुअम्मा बना हुआ है? क्योंकि कल ऑब्वियसली जब इसको असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो उसके बाद तो सामने आना ही है। आई डोंट नो, इतना छुपाने की बात क्या कोई ऐसी नहीं है को, और ये अभी तक क्लियर, आज बल्कि मीटिंग हो जानी चाहिए थी और आज शाम को अनाउंस कर देते ताकि वो जिसको भी बनाने वो भी तैयारी करते। 1-2 दिन के लिए 9 को डिजॉल्व होंगी, 10 को मेरे ख्याल में निगरान सेटअप भी जो खासतौर प्राइम मिनिस्टर तो वो चेकिंग कर लेंगे। लेकिन बात यह कि देखें, ये तो नज़र आ रहा है कि ये उन्होंने सबसे पहले असम्बली ने अभी एम्पावर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो डेट देगा। सो गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी कि नोबडी कैन ब्लेम दैम। सेकंड ये कि उसमें बेसिकली जब अगर आपने डिटेलाइजेशन ऑफ सेंसस करनी थी, हल्का बंदी आपने पहले क्यों नहीं किया, देयर इज नो इश्यूज, लेकिन आप क्योंकि सीसीआई ने भी इसको एंडोर्स कर दिया, तो मेरे ख्याल में अब तो लगता है कि 2-3 महीने इलेक्शन लेट होंगे, फरवरी या मार्च में नज़र आ रहे हैं। फ़ायदा मेरे ख्याल में फ़ायदा जो होगा वो PMLN उठाएगी, PDM को फ़ायदा होगा। दे माइट गो इन इलेक्शन एंड से कि जी देखें जी हमारी पॉलिसी थी, हमने ये इनिशिएटिव लिए थे और वो अब पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम वो अपने इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे। दैट इज ओनली रीजन दे वांट टू गो एंड इंप्रूव देयर वोट बैंक। मियां साहब ने भी आना है, उनको भी टाइम चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक PMLN इज एट एडवांटेज डेफिनेटली। जी आमिर साहब, देखें, बात मैंने पहले भी कही कि 25 फरवरी या 3 मार्च की डेट नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उनको 4 महीने हल्काबंदियों के चाहिए, तो फिर 54-55 दिन चाहिए हैं। उसके बाद मतलब ये खींच के अगर कर लें 4 महीने में, तो फिर 54-55 दिन कम से कम शेड्यूल के लिए चाहिए होते हैं कि वो देने ही देने हैं। तो ये डेट्स बनती हैं। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला करना है, उनके पास गजट नोटिफिकेशन आ गया है, वो अपनी डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। आज वो दूसरी मीटिंग नहीं कर सके, दूसरी दफ़ा आज उनके लॉ विंग ने आके प्रॉपर रिपोर्ट देनी थी कि क्या ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या है। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कई ऐसी कानून साजी की शिकें उड़वाई हैं जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी, जैसे आबादी की बुनियाद पे हल्का होगा, बराबर होगा। अब चित्राल का वो MNA बनता है चंद हज़ार वोट लेके और पेशावर का बनता है कई लाख लेके, तो वो मनतकी बात नहीं हो रही थी। कराची के हर हल्के में बेशुमार हैं वोटर, ज़्यादा होते हैं, ऐसे अंदरूनी सिंध में कम होते हैं उसकी निस्बत। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें ये कर रहे थे जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया और चीज़ों को ठीक किया और बता दिया, मैसेज दे दिया गया हर हल्के में कि कुछ चीज़ें आप खिलाफ आइन कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें शफाफ इलेक्शन में प्रॉब्लम आएंगी तो हम बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक, मेरे हिसाब किताब में ये जो सारी बातें हो रही है, जैसे मियाँ साहब की ब्रिगेडियर साहब ने की है, जाहिर है वो भी वेट कर रहे हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो जो लोग सिर्फ इस खुशफहमी में हैं कि वो आके सब कुछ ठीक करेंगे, काजी फायज़ ईसा सिर्फ आइन और कानून पर चलेंगे और बहुत सारे लोगों के अंदाजे गलत साबित होंगे जब वो आके बैठ जाएंगे। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, देखिए, मैं आमिर लिहाज राना साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फायज़ ईसा साहब से जो बहुत तवक्कुआत लगा के ये समझते हैं जो को मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का में रुकन आके सरसिया में बैठेगा, तो इनको अपनी खुशफहमी दूर कर लेनी चाहिए। आइन और कानून और फिर जो इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया है उसकी रोशनी में भी अगर आप देखें तो काजी फायज़ ईसा साहब के लिए हर मामले में आइन और कानून को देखना अहम होगा, इनको देखना अहम नहीं। और उन्होंने ये मुख्तलिफ मौके के ऊपर चीजों को साबित भी किया है। और जहाँ तक बात है इलेक्शन तो अब जब अल्लाह को पता है कब होने हैं और जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाए, सही वक्त है वो अपना ना जाया किया करें। ठीक है। मुझे लगा आपके साथ जान के पास खबरें हैं, पर आज आपने भी कह दिया कि कोई पता नहीं कब होंगे, जब अल्लाह चाहेंगे। जाहिर है होना तो वही है जो वो जब अल्लाह चाहेंगे। सब जान ने आपको सूबाई असम्बलियों में बता दिया था कि ये थोड़े वक्त के लिए नहीं आए, लंबे वक्त के लिए आए हैं। सही है। और तो उस वक्त मैंने आपको ये भी कहा था कि असलिया बेबस होके खड़ी देखती रहेगी कि हो क्या रहा है। आपने निगरान वजीर आजम का भी कहा था, अब हफीज शेख का आपने कहा था नहीं होंगे शायद, अगर मैं गलत नहीं। मैंने जो मेरा सख्तियार जो खबर लाया वो तो अभी भी सबसे आगे है। अच्छा, आप हमें भी बताएं ना, फिर हम ब्रेकिंग देते हैं और उसके बाद अगर वो मैंने आपको कहा था कि इस वक्त जो आपकी मईशत का मामला है वो ज्यादा अहम है, इक्तिसाद और मुआज, और वो सिंध कराची का एरिया, तो इसलिए वो तो अभी भी दौड़ में सबसे आगे है। फैसल साहब
देखिए, जिस तरह मरदमशुमारी के नताइज को 2 दिन कबल मंजूर करवाया गया है या 2 दिन कबल मंजूर हुई है, उससे तो वाज़ेह तौर पे इशारा है कि इसका एक ही मकसद था कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर से हो, वरना ये काम 3 महीने और 4 महीने पहले हो सकता था। सही। तो अगर ये तय हो चुका है कि इलेक्शन ताख़ीर से हो, तो फिर आप इस बात को यकीन कर लें वो मार्च से आगे भी हम जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना कि नून लीग को फ़ायदा पहुंचेगा, ये वक्त बताएगा कि किसको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक, हो सकता है सबसे ज़्यादा नुकसान ही नून लीग को पहुंचे। अच्छा, इलियास साहब देखिए, ये इलेक्शन तो पहले ही था कि इलेक्शन वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे थे। इस सिलसिले में अब जब तक देखें हदबंदियाँ होंगी, उसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग के तहत काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि कब तक हो जाती हैं, उसमें किसको फ़ायदा होगा। अभी तो देखें सियासी जमातें क्या कहती हैं हदबंदी, क्योंकि वोट इसमें चेंज होंगे, आगे पीछे होंगे, तो लाइन हल्के तब्दील होंगे, तो उसमें काफ़ी लोग देखें। ठीक है, बिल्कुल वक्त कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इलियास साहब ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। हम बात करेंगे निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या हैं, पाकिस्तान में पहली मरतबा निगरान हुकूमत का क़याम कब अमल में आया, इसी से मुतालिक आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कल मुल्क में 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री होने जा रही है। निगरान हुकूमत की असल जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना है और मुंतखब हुकूमत के इंतज़ाम संभालने तक मुल्क के रोज़मर्रा के मामलात चलाना होता है। मगर 26 जुलाई को हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में एक बड़ी तरमीम भी कर दिया, जिसमें निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। अब निगरान हुकूमत रोज़मर्रा के अमूर निपटाने के साथ साथ पहले से जारी मनसूबों और प्रोग्राम से मुतल्लिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी और अहम पॉलिसी फैसले भी ले सकेगी। पाकिस्तान में नाज़रीन पहली बार निगरान हुकूमत का क़याम कब अमल में लाया गया और अब तक कितने निगरान वज़ीर आज़म आ चुके हैं, इस हवाले से हमने आपके लिए खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया है। मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन आप ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 1973 के आइन में बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत से मुताल्लिक कोई कानून मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत बनाने और इस निगरान हुकूमत की सरबराही में नए इंतखाबात कराने का तसव्वुर 1977 के बाद परवान चढ़ा। मुल्क के पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, जिन्होंने 6 अगस्त 1990 से लेकर 6 नवंबर 1990 तक निगरान हुकूमत की सरबराही की। मीर बलख्शेर मज़ारी दूसरे निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, जो 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक रहे। मुल्क के तीसरे निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोइन कुरैशी थे, जिन्होंने 18 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक ये जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। मलिक मेराज खालिद मुल्क के चौथे निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक सरअंजाम दी। मोहम्मद मियां सुमरो ने 16 नवंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक मुल्क के 5वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियां निभाईं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 244 में तब्दीली की गई। इख्तियारात सदर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को दे दिया गया, जिसके तहत छठे निगरान वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस रिटायर्ड मीर हज़ारा खान खोसो का इंतखाब किया गया। वो 25 मार्च 2013 से 5 जून 2013 तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क पाकिस्तान के 7वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात की निगरानी की थी। कल मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री होने जा रही है। देखते हैं इस बार कुर्रा फाल किसके नाम निकलता है।